हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। और हम लोग हिस्ट्री के पार्ट फर्स्ट पार्ट में पढ़ चुके हैं। जो लिटरेसी सोर्स थे हमारे इतिहास को जानने के लिए, और दूसरा पार्ट है हमारा पुरातात्विक स्रोत। तो पुरातात्विक स्रोत में बच्चों हम लोग यहाँ पे देखेंगे जो पुरानी चीजें हैं उनमें कौन कौन से चीजें हैं जो इतिहास को जानने में मदद करती हैं। जैसे बच्चों हम बात करते हैं यहाँ पे सिक्कों की। तो सिक्कों में देखिएगा जितने भाई गुप्त काल थे या जो भी मौर्य काल थे, जिनके समय में कौन कौन से सिक्के चले और क्या क्या चीजें थी, उनके बारे में जान के भी हमें उनके राज्यों के बारे में डिस्कशन कर सकते हैं। अभिलेख आप देख रहे हो, बड़ी बड़ी जो इमारतें थी या जो पत्थर थी, शिलालेख थे, उन पे भी राजाओं के बारे में जानने के बारे में हमें पता चलता है। कुछ पुराने स्मारक भी हैं, स्मारक या भवन जिन्हें आप बोलते हो, ठीक है। उनसे भी पता चलता है उस पुराने समय का, उनके साम्राज्य के बारे में, राजाओं के बारे में, उनकी स्थिति के बारे में। कुछ मूर्तियां जो खुदाई से निकली हैं उसमें आप देख रहे हो शेषनाग, विष्णु जी किसके समय में निकली, किस राज्य काल में विष्णु जी को माना जाता था। कुछ चित्रकलाएं हैं, जैसा कि आप देख रहे हो श्री कृष्ण जी और आसपास जो गोपियां हैं, होली खेलना है, कैसे क्या होता था, ये सारी जानकारियां और कुछ अवशेष जो हैं मिलते हैं इधर उधर खुदाई में। उनसे हम, इन पुरातात्विक स्रोत से हमें ज्ञात होता है कि उस समय क्या क्या स्थितियां रही होंगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पुरातात्विक स्रोत में हम लोग देख रहे हैं, पुरातात्विक मतलब होता है आर्कियोलॉजिकल सोर्स। ठीक है, तो आर्कियोलॉजिकल सोर्स, जिसके जो आर्कियोलॉजिकल था, जो अंग्रेजों के समय एक स्थापित हुआ था, खुदाई के दौरान प्राप्त वे पुरानी वस्तुएं। देखिए मेन चीज है पुरातात्विक स्रोत मतलब पुरानी वस्तुएं, जिनसे इतिहास की रचना में सहायता मिलती है। पुरातात्विक स्रोत में कौन कौन सी चीजें आती हैं, पुरातात्विक स्रोत कहलाती क्या है, जिसमें हम अभिलेख की बात करते हैं, मुद्राओं की बात करते हैं, स्मारक की बात करते हैं। ये बहुत ऐसी सारी चीजें हैं जिनसे हम अपने इतिहास को जानने में मदद मिलती है। जॉन कनिंघम, कनिंघम को भारतीय पुरातत्व का पिता कहा जाता है। ठीक है, भारतीय पुरातत्व, ठीक है, इंडियन आर्कियोलॉजिकल का जो फादर है वो किसे बोला जाता है, जॉन कनिंघम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं मुद्राओं की। मुद्राएं हैं और सिक्के जो हैं, ठीक है। तो प्राचीन भारत के जो गणराज्य रहे हैं, ठीक है, उनका जो अस्तित्व है मुद्राओं से ही प्रमाणित होता है, प्राप्त होता है। उन पर जो अंकित तिथियां हैं, जैसे आज भी आप देखते होंगे जो सिक्का बना होता है, चाहे वो 1 रुपए का सिक्का हो, आसपास गेहूं के बालियां बनी हुई है, नीचे साफ साफ लिखा भी होता है 1989। तो इससे ईयर पता चलता है कि किस समय कौन सा सिक्का किस तरह का चलता था। अब प्राचीन सिक्कों का अध्ययन अगर हम करें तो उस प्राचीन सिक्कों का अध्ययन भी का क्या कहलाता है। जैसे इकोलॉजी हम लोग देखते हैं या कुछ और चीजें देखते हैं, उसी तरह अगर सिक्कों की अध्ययन की बात करें तो इसे क्या बोलते हैं, तो सिक्कों, प्राचीन या पुराने सिक्कों का अध्ययन क्या कहलाता है, न्यूमिस्मेटिक्स कहलाता है, न्यूमिस्मेटिक्स। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा कि सिक्कों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो न्यूमिस्मेटिक्स कहलाता है। अब भारत में सबसे पुराने सिक्के की हम बात करें तो पुराना सबसे सिक्का, भाई पहले तो देखिए बाटा सिस्टम चलता था, जिससे चीजों का जो खरीद फरोख्त होता था आपस में बदल के होती थी। बाद में क्या हुआ, अगर 5वीं शताब्दी की बात करें, 5वीं शताब्दी मतलब ईसा पूर्व, बिफोर क्राइस्ट की बात करें, जिसमें जिसे आहत आहत सिक्का बोलते थे, आहत सिक्का पंचमार्क कहा जाता था। यह सिक्का किस धातु का था, तो ये चांदी, जो चांदी है, सिल्वर देखते हैं ना, चांदी धातु से निर्मित था। आगे देखते हैं भारत में सर्वप्रथम सोने का सिक्का कहाँ मिला। सर्वप्रथम सोने का सिक्का जो है हिंद, जो यवन शासक थे उनके द्वारा जारी किया गया था, सोने का सिक्का। ठीक है, जैसे बहुत लोग मोहरे भी बोलते हैं, मोहर बोलते हैं। भारत में सर्वाधिक सोने के सिक्के जो है गुप्त शासकों द्वारा और सबसे शुद्ध जो सोना था, शुद्धतम सोने के सिक्के कुषाण शासक जो कनिष्क थे, कनिष्क द्वारा जारी किया गया था। जो कुषाण शासक कनिष्क था उसके द्वारा जारी किए जो सबसे शुद्ध सोने के सिक्के कहलाते थे। सोचिए सोने का सिक्का चलता था, जैसे मोहर भी बोलते थे। अब जो सातवाहन वंश था, सातवाहन के जो शासक थे, उन्होंने शीशे का, ठीक है, शीशा तथा पोटीन से बने हुए सिक्के जारी किए थे।
अब यहाँ पे देखिएगा, इनसे ही पता चल गया कि सातवाहन शासक थे, कौन थे, किस समय के थे। ठीक है। सर्वाधिक जो सिक्के अगर हम बात करें, सर्वाधिक सिक्के जो मौर्योत्तर काल के तथा सबसे कम सिक्के गुप्तोत्तर काल के मिले हैं। ठीक है। आज भी खुदाई में, खेतों में कई बार आपने देखा होगा सिक्के मिलते हैं। ठीक है। पहले देखिए सबसे सुरक्षित साधन क्या होता था, जमीन होती थी, जमीन में लोग खोद के गाड़ देते थे। तो आज भी खुदाई से कहीं ना कहीं वो सिक्के मिलते रहते हैं। अब हम लोग बच्चों बात करेंगे अभिलेख की। तो अभिलेख की अगर बात करें तो यहाँ पे देखिए भाई, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। जो हमारा यूट्यूब चैनल है उसको जरूर सब्सक्राइब करिएगा। तो अभिलेख क्या होता है, अभिलेख, लेख मतलब लिखा हुआ। ठीक है। तो प्राय अगर हम बात करें स्तंभों, स्तंभ मतलब जो खंबे होते हैं, पिलर होते हैं। शिलाएं, जो शिला बनी होती ना, शिलाएं जैसे आजकल लोग लिखवा देते हैं हमारे द्वारा ये सड़क बनाई गई है। ताम्रपत्र जो होते हैं ना, ताम्रपत्र मतलब पत्तों पे लिखा हुआ। मुद्राएं मतलब सिक्कों पे। मूर्तियां, मूर्तियों पे भी लिखा होता था ना, किस समय के द्वारा, किस राजा के द्वारा बनाया गया है। मंदिरों की दीवारों इत्यादि पर खुदे मिलते थे, इन्हें अभिलेख बोलते हैं। ठीक है। तो अब यहाँ पे अभिलेखों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो इपिग्राफी कहलाता है। जो अभिलेखों का अध्ययन है वो क्या कहलाता है बच्चों, इपिग्राफी कहलाता है, इपिग्राफी। ठीक है। तो यहाँ पे इपिग्राफी हो गया। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे भी आप लोगों ने पढ़ा था भाई, सिक्कों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो न्यूमिस्मेटिक्स कहलाता है। सिक्कों का अध्ययन क्या कहलाता है, न्यूमिस्मेटिक्स, न्यूमिस्मेटिक्स कहलाता है। और पूरा लेख शास्त्र मतलब अभिलेखों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो इपिग्राफी कहलाता है। ठीक है। तो जो लिखे हुए होते थे ना, मूर्तियों पे, मुद्राओं पे, शिलाओं पे बच्चों, है ना, तो वो सारी चीजें इपिग्राफी कहलाती थी। तो भारत का सबसे, अगर हम पुराना अभिलेख देखें तो भारत का सबसे पुराना अभिलेख जो मिला है वो हड़प्पा काल का माना जाता है। बट हड़प्पा काल में और जानकारी भी जुटा सकते थे, पर हड़प्पा काल की जो जानकारी है वो अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी है, क्योंकि उनके में जो लिखा जाता था वो लिखने का, जैसे हम लोग का लिखने का ढंग कैसे, ऐसे लिखते हैं फिर ऐसे लिखते हैं, पर उनके में जो है जो लिखा जाता था वो ऐसे करके, यूं करके लिखा जाता है। तो इसलिए उनकी जो पढ़ाई है वो अभी तक, जो लिखाई है वो अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी है, जिसके कारण हड़प्पा काल के जो वस्तुएं हैं इनसे एक, कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं एक नॉर्मल थिंकिंग, एक विचार के द्वारा कि कैसे क्या होता होगा, उस आधार पर केवल साक्ष्य पेश किए गए हैं, बल्कि उस समय का जो डेटा लिखा हुआ है वो अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। अब हम बहुत ही पुराने पठनीय अभिलेख की बात करें, ठीक है, जो सम्राट अशोक के समय के था, क्योंकि सम्राट अशोक ने बहुत सारे स्तंभ बनाए थे, अपने लड़के लड़की को बाहर भी भेजा था कि बौद्ध धर्म का प्रचार करे। ठीक है। जिसे पढ़ने में 1837 ईस्वी में जोन्स प्रिंसेप को सफलता मिली थी। किसको मिली थी, जेम्स प्रिंसेप को सफलता मिली थी। ठीक है। और सर्वाधिक जो अभिलेख थे वो मैसूर, मैसूर में पूरा लेख शास्त्री के कार्यालय में संग्रहित है। तो चैनल बच्चों हमारा सब्सक्राइब जरूर करते रहिएगा। ठीक है, चैनल सब्सक्राइब कर देंगे तो आपकी बहुत बहुत महान कृपा होगी। चलिए चलिए बच्चों, जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए हमारा चैनल, अगर आपको अच्छे से समझ आ रहा है। तो अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट अभिलेख की बात भी कर लेते हैं, जैसे जूनागढ़। तो जूनागढ़ का जो अभिलेख है, गिरनार, वो अभिलेख, तो ये जो शक शासक हुए थे ना, शक वंश था, इसका एक शासक था रुद्रदमन। एक शासक कौन था बच्चों, रुद्रदमन फर्स्ट। ठीक है, का अभिलेख है। यह संस्कृत भाषा का सबसे लंबा एवं प्रथम अभिलेख है, सबसे लंबा और प्रथम अभिलेख है। अब एन अभिलेख क्या है, तो इसमें गुप्त शासक जो थे, गुप्त शासक भानुगुप्त द्वारा जारी किया गया था। इस अभिलेख में सर्वप्रथम सती प्रथा, जो अंग्रेजों के समय आपने सुना होगा, बंद करा दिया गया था। अभिलेख, जो सती प्रथा होती थी, सती प्रथा क्या होती है बच्चों, जैसे अगर किसी का पति मर जाए तो पति के मरने के बाद जो उसकी पत्नी थी उसको जीवित ही पति की चिता पे बिठा दिया जाता था, मतलब पति के साथ ही उसे जला दिया जाता था। तो ये एक सती प्रथा होती थी। ठीक है, जो काफी खराब प्रथा थी। ठीक है, पर इसका अभिलेख भानुगुप्त द्वारा जारी किया गया था, जिसमें मिलता है। ठीक है। अब एहोल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, कई बार पेपर में आ चुका है। एहोल अभिलेख, तो यह बदामी एक जगह है,
ठीक है, बदामी के शासक थे, ठीक, बदामी के चालुक्य शासक, ठीक है, बदामी के कौन, चालुक्य शासक कौन, पुलकेशिन सेकंड या पुलकेशिन द्वितीय कहा जाता है, जिससे उनके मंत्री रवि कीर्ति द्वारा स्थापित किया गया था, तैयार किया गया था। तो ये भी बहुत अभिलेख है, पूछा जाता है एहोल अभिलेख कहाँ, तो बदामी लिखा होगा, या पुलकेशिन द्वितीय के समय लिखा होगा, या किसने तैयार किया था, तो रवि कीर्ति ने तैयार किया था। ये चीजें आपके लिए सिविल सर्विस के लिए, एसएससी के लिए, सीजीएल के लिए बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप जरूर पढ़िएगा। अब हाथी गुम्फा अभिलेख पढ़ते हैं। इसमें कलिंग शासक जो थे, इसमें कलिंग शासक खारवेल द्वारा जारी किया गया था। इसी अभिलेख में सर्वप्रथम, ठीक है, ईसवी वार घटनाओं का विवरण मिलता है। ठीक है, अब इलाहाबाद का जो अभिलेख है, इलाहाबाद जिसे पहले प्रयागराज बोलते थे और अब प्रयागराज फिर से कर दिया गया है। ठीक है, तो मूल रूप से यह अभिलेख सम्राट अशोक का है। किसका है? सम्राट अशोक का अभिलेख है। बाद में इस पर हर्षेण द्वारा, ठीक है, समुद्रगुप्त की उपलब्धियों को खुदवाया गया था। समुद्रगुप्त की उपलब्धियों को खुदवाया गया। आगे चलकर मुगल शासक जहांगीर ने भी इस पर अपना संदेश खुदवाया। ठीक है, जहांगीर जो मुगल शासक थे। अब मास्की की बात करें, मास्की और गुर्जरा, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट अभिलेख हैं। ये दोनों ही अभिलेख सम्राट अशोक के हैं। किसके हैं? ये पेपर में आया था, मास्की, ठीक है, जिनमें क्रमशः अशोक, प्रियदर्शी तथा अशोक का नाम उल्लेख है, क्योंकि अशोक को वो लोग प्रियदर्शी भी बोलते थे, तो अशोक नाम का उल्लेख है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें भाभू और रोमिन देवी अभिलेख, ठीक है, ये दोनों ही अभिलेख अशोक के हैं। ठीक है, ये भी, जिनमें अशोक के बौद्ध धर्म के प्रति आस्था का पता चलता है। अब रूपनाथ अभिलेख की बात करें, इस अभिलेख से अशोक के शैव धर्म के प्रति आस्था का पता चलता है। ठीक है, पर्सी पोलिश व नक्श ए रुस्तम, इस अभिलेख में भारत तथा ईरान के संबंधों का वर्णन है। ठीक है, अब बोगज कोई की बात करें, बोगज कोई ये एशिया माइनर, ठीक है, 1400 ईसा पूर्व के इस अभिलेख में इंद्र जी का, वरुण, मित्र तथा नासत्य नामक 4 देवताओं का उल्लेख दिया गया है। ठीक है, तो अब स्मारक की बात कर लेते हैं। तो जैसे ये स्मारक आप साइड में देख रहे हैं कि स्मारक, तो तक्षशिला की अगर हम बात करें, तो तक्षशिला, यहाँ से प्राप्त अवशेषों से कुषाण वंश के इतिहास की जानकारी मिलती है। कहाँ की? कुषाण वंश की इतिहास की जानकारी मिलती है। ठीक है, अंकोर वाट का नाम सुना होगा, अंकोर वाट जो कंबोडिया में है, तथा बोरोबुदुर मंदिर, बोरोबुदुर मंदिर कहाँ है? जावा। यहाँ से प्राप्त अनेक प्रतिमाओं से पता चलता है कि इन देशों से भारत के व्यापारिक तथा सांस्कृतिक संबंध थे। ठीक है, तो चलिए बच्चों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते रहिएगा, हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि ये पुरातात्विक के बाद अब हम लोग एंशिएंट हिस्ट्री के कुछ और पार्ट पढ़ेंगे, जिससे आपको जानने में मदद मिलेगी। ठीक है, तो आज का सेशन यहीं पर समाप्त होता है, तब तक के लिए धन्यवाद।